बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये कहानी एक ऐसा वाक़या है जो एक ऐसी औरत से मुतल्लिक है जो दूसरी शादी करती है। और दूसरी शादी जब वो करती है तो उसे लगता है कि वो अपने शौहर की मनपसंद है। उसके शौहर को जो आदतें अपनी पहली बीवी में नापसंद थी, वो तो मैं कभी भी नहीं करूँगी। लेकिन उसके बाद उसे पता लगता है कि वो मनपसंद न थी, न पहली मनपसंद थी, बल्कि जब भी कोई अगली मिलेगी तो वो हमेशा ही नापसंद हो जाएगी। अब इस औरत ने ऐसा क्या किया? उसकी एक हरकत ने उसके मियाँ को क्या सोचने पर मजबूर कर दिया? ये मर्दों के लिए भी एक सबक आमोज़ कहानी और ख़वातीन के लिए भी। वाक़या जो है ये एक ख़बर है जो कि बड़ी वायरल हुई। मैंने कहा कि यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि इसमें एक सोशल इश्यू, एक पैगाम भी है आपके लिए। तनवीर नामी ये साहब हैं जिनकी अमरीन नामी ख़ातून से शादी होती है और ये शादीशुदा ज़िंदगी उनकी बड़ी अच्छी गुज़र रही होती है। अल्लाह ताला इन्हें नेमत से नवाज़ता है, रहमत से नवाज़ता है। 1 बेटा और 2 बेटे और 1 बेटी इनके घर होते हैं और इनकी ज़िंदगी जो है ये बड़ी अच्छी गुज़र रही होती है। अब ये जो तनवीर साहब हैं ये माशाल्लाह बड़े अच्छे खूबसूरत, हैंडसम गुड लुकिंग नौजवान थे। अच्छा, अब ये शादीशुदा ज़िंदगी इनकी अच्छी गुज़र रही होती है, कोई ऐसा मसला ख़ानदान में हाइलाइट नहीं होता। लेकिन आखिरकार वो कहते हैं ना कि फिर अपने घर की मुर्गी दाल बराबर, वही ख़ातून जिसने उसके घर को देखा, उसके बच्चों को देखा, उसकी छोटी-छोटी बातों पर उन्होंने नाराज़ होना शुरू कर दिया। कभी नाराज़ हो जाते, कभी किसी बात पर रूठ जाते, फिर सुलह-सफ़ाई हो जाती। अब इन साहब की एक फूफो थी। इनकी फूफो जो हैं एक अच्छी ख़ातून थीं, उनके घर ये जाया करते थे, जाते कभी बीवी से नाराज़ होते तो उनके पास चले जाते, बैठकर खाना-शाना खाते, फूफो के घर में अपने दिल के फफोले भी कभी-कभी खोल लेते कि फूफो जो है एक ऐसा रिश्ता है, बड़ा क्लोज़ रिश्ता होता है, मोहब्बत का रिश्ता होता है, दिल की जो बातें हैं कभी-कभी कर लेते। जब भी बीवी से कोई नाचाकी होती तो आके फूफो को सुनाते, फिर उसके बाद फूफो थोड़ा समझाती, कहती थोड़ा सब्र करो, थोड़ा तुम भी देखो कुछ गलती तुम्हारी, कुछ गलती उसकी और फिर ये वापस जाते, सुलह-सफ़ाई हो जाती। फिर आते तो उसकी तारीफ़ें कर रहे होते और इस तरह से ज़िंदगी गुज़र रही थी। फूफो की एक बेटी भी थी जिसका नाम था खालदा। अब खालदा जो है वो जब भी तनवीर आता था वो ये सब कुछ सुनती थी, देखती थी, दिल में हमदर्दी भी उसके लिए जागती थी। फिर खालदा जो है उसकी उम्र जो है अब 35 साल हो चुकी थी, कोई अच्छा रिश्ता अभी तक उसके लिए आ नहीं रहा था। इसकी वालदा इसके लिए बहुत परेशान रहती थी। अब खालदा जो है वो जब अपने घर में एक मर्द को तवातर से आते देखती थी, उसकी बातें सुनती थी, फिर उसके दुःख को अपने दिल में महसूस करती थी, तो ऐसे में वो सोचती थी कि अगर मेरा कोई शौहर होता तो मैं तो कभी उसके साथ ऐसा ना करती। ये सोचते-सोचते न जाने कब खालदा का दिल तनवीर पर आ गया। अब तनवीर उसका कज़िन था और ऐसे में उसको ये भी मालूम था कि तनवीर शादीशुदा भी है और उसके शादीशुदा होने के साथ-साथ 3 बच्चे भी हैं। लेकिन अब वो दिल का क्या करती? आखिरकार उसने बड़े अरसे तो इस बात को अंदर दबाए रखा, लेकिन एक दिन जब तनवीर इनके घर आता है और उस दिन इसकी वालदा जो हैं घर पे नहीं होती और इससे कहता है मुझे चाय ला दो, ये चाय लाकर देती है। जब बैठकर बातचीत शुरू होती है, तो आज उसका दिल जो है ज़रा अपनी बीवी से नाराज़ होता है, तो वो कहता है, कुछ बातें करता है। अब इसको भी चूँकि पता है, ये भी उसके साथ बातें शुरू कर देती है और बातें कहाँ से कहाँ निकल जाती हैं। ऐसे में एकदम से खालदा उसको कहती है कि मुझे तो बड़ा दुःख होता है कि तुम एक ऐसी औरत के साथ गुज़ारा कर रहे हो जो तुम्हारे लायक ही नहीं। तुम तो इतने खूबसूरत भी हो, इतने अच्छे इंसान भी हो। उसको अल्लाह ने घर भी दिया, बच्चे भी दिए, लेकिन उसे तुम्हारी कदर ही ना आई। अब ये बातें सुनकर तनवीर जो है उसका दिल और नर्म पड़ जाता है और उसका दिल जो है चूँकि दुखी होता है, खालदा की तसल्लियाँ, तशफ़ियाँ जो हैं उसका दिल बहलाती हैं। अब उसके बाद तनवीर भी उसकी तरफ ज़रा मुतवज्जह हो जाता है और आखिरकार खालदा जो है बातों-बातों में ही उसको कह देती है कि अगर मेरी तुम्हारे जैसे शख्स से शादी होती, तो मैं तो उसका बहुत ख़्याल रखती। मैं कभी उसके सामने ऐसे ना बोलती कि जिसने मेरे घर पर छत दी, मेरे घर पर साहिबान बना, मेरा साहिबान बना, मैं उसको कैसे इतनी तकलीफ़ दे सकती हूँ? मैं तो उसके पाँव धो-धो कर पीऊँ क्योंकि मैं तो उसकी मशकूर हूँ। अब ये बातें जब वो सुनता है तो वो उसको गौर से देखता है और उसके बाद उस दिन तो चला जाता है। अगले दिन वो दोबारा आता है, फूफो उस दिन दोबारा घर नहीं होती और वो खालदा से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अगर किसी से शादी करना चाहिए थी, तो वो तुम ही थी। यहाँ पर खालदा कहती है कि मैं भी ऐसे एहसासात रखती थी लेकिन मैंने इस बात का ज़िक्र इसलिए नहीं किया कि मैं चूँकि खातून हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता। अब इन दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है, आपस में इनकी बातचीत बढ़ती जाती है, मोहब्बत बढ़ती जाती है। खालदा उसका बहुत ही ख़ास ख़्याल रखना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि वो तमाम मोहब्बत जो उसको अपनी बीवी से नहीं मिली, वो मैं इसको दे सकती हूँ। यानी कि खाना पूछना, अच्छे से बात करना, मेहरबानियाँ जताना, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसने करनी शुरू कर दी। तरबियत उसकी एक अच्छे घर की थी। कभी उसने अपनी हदें क्रॉस नहीं की, ना ही कभी तनवीर ने कोई ऐसी बात की क्योंकि उसको भी एहसास था कि मेरी फूफी की बेटी है, एक इज़्ज़त और एहतराम सारी ज़िंदगी जो किया था तो उसका लिहाज़ उसने भी रखा।
अब होता क्या है कि फाइनली तनवीर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने निकाह में लूँ, और खालदा कहती है चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन चूँकि मैं खातून हूँ तो मैं ये बात अपनी ज़ुबान पर ना ला सकी। अब यहाँ पर खालदा जो है वो बहुत खुश होती है। अब अगला मरहला जो होता है उनका होता है वालिदैन को मनाने का। अब खालदा ने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी वालदा से बात की, तो उसकी वालदा पहले तो एकदम से परेशान और फिर गुस्से में आई कि ये तुम कैसी बात कर रही हो? तनवीर की तो पहले ही शादी हुई हुई है, उसके 3 बच्चे भी हैं। तो वो कहती है कि अम्मा बेशक उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन वो अपनी बीवी से नाखुश है। वो आप भी जानती हैं आता है यहाँ पर आकर आपसे अपने कितने दुःख-सुख करता है, मुझे पसंद है, वो एक अच्छा इंसान है, मैं उसे खुशी देना चाहती हूँ और आप देखिए कि मेरी उम्र गुज़रती जा रही है, मेरा कोई रिश्ता भी नहीं आया अभी तक और न जाने आएगा कि नहीं आएगा। अब इसकी वालदा जो है शशोपंज में होती हैं, ज़रा सोच में पड़ जाती हैं और उसके बाद वो आखिरकार अपनी बेटी से कहती हैं कि तनवीर को कहो कि मुझसे आकर बात करे। अब तनवीर आता है और अपनी फूफो के पास आकर रिश्ते की बात करता है, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ। तो वो कहती हैं कि तुम जानते हो ना कि तुम्हारी पहले बीवी भी है। ऐसे में तुम कैसे इसके साथ ठीक सलूक कर पाओगे, इसको इसका हक कैसे दे पाओगे? तो वो कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं इसको इसका हक भी दूँगा। मैं अपनी बीवी को भी बताऊँगा पहली को कि ये मेरी बीवी है, मैं दोनों को उनके हुकूक दूँगा, मैं इन दोनों को अलग रखूँगा। लेकिन अभी भी फूफो जो है इस तराप का शिकार होती हैं और कहती हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ख़ानदान में बातें होंगी। तो वो कहता है कि आप ख़ानदान की परवाह ना करें, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको किस बात की परवाह है? अभी वो इतने ही शशोपन में हैं, परेशानी में हैं, इज़्तिराब में हैं, तो ये उनके कदमों में बैठ जाता है और उनको अपने मरे हुए बाप के वास्ते देने लगता है। यहाँ पर फूफो का दिल जो है वो नर्म पड़ जाता है, अपने भाई की निशानी है, उठती हैं, उसे गले लगाती हैं और इस शादी के लिए राज़ी हो जाती हैं। ये भी आपको बताती चलूँ कि तनवीर का और कोई भाई-बहन नहीं था, ये इकलौता बेटा था अपने माँ-बाप का और वालिद इसके फ़ौत हो चुके थे, वालिदा भी फ़ौत हो चुकी थीं। ऐसे में फूफो को तो बहुत प्यारा था। अब जब वो राज़ी हो जाती है तो ये पहले अपनी बीवी को बताता है, घर में लड़ाई-झगड़ा होता है, जो भी होता है, लेकिन आखिरकार वो राज़ी कर लेता है और इस शर्त पर कि उसको अलग रखेगा। ज़्यादा दिन अपनी पहली बीवी के घर रहेगा, कम दिन इसके पास रहेगा, जब तक कि इसके यहाँ औलाद ना हो जाए। अब उसके बाद अल्लाह ताला इनको औलाद से भी नवाज़ता है। 2019 में इनकी शादी होती है और इनको औलाद मिलती है। 2 बच्चे यानी 2 बेटे जो हैं अल्लाह इसको नवाज़ता है। इनकी ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही होती है, खालदा इसका बहुत ख़्याल रख रही होती है। लेकिन अब शुरू होता है कहानी का वो सीन जिसको शादी से पहले सब भुला देते हैं। सबको लगता है कि ये एक ऐसा लड्डू है कि जिसको खाएँगे तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन कहते हैं ना कि जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। अब यहाँ पे जनाब होता ये है कि जैसे-जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी है, तो वो मोहब्बत या वो शिद्दत तो पहले वाली ना रही। वो जो ख़्याल रखा जाता था, वो भी पहले जैसा नहीं रहता। जब औलाद हो जाती है, तो फिर आपको पता लगता है वो खालदा जो सोचा करती थी कि मैं अपने मियाँ को हमेशा टाइम दूँगी, उसकी अब तवज्जो जो है वो बँटना शुरू हो गई थी। और ये उसके बस में नहीं था और उसको अंदाज़ा ही नहीं हुआ, कहाँ पर उसका शौहर जो है इन बातों को महसूस करके उससे भी दूर होना शुरू हो गया। अब वो उसे गिले करता था और फिर जब उसे ताने मारता था तो कहता था कि तुम तो कहती थी कि मैं ऐसी तो मैं वैसी, इससे ज़्यादा तो ख़्याल मेरी पहले ही रखती थी। कई दफ़ा वो कहता था कि मैं सोचता हूँ कि किसी ऐसी औरत से शादी करनी चाहिए जिसके आगे बच्चे ना हों। और इस तरह की बातें करता है तो खालदा भी थोड़ी परेशान हो जाती है कि पता नहीं ये कहीं तीसरी शादी का तो नहीं सोच रहा। अच्छा उसके बाद क्या होता है जनाब कि एकदम से इसके खालदा जो है इसके वालिदैन जो है एक दिन आते हैं इसके घर, लेकिन खालदा घर पे नहीं होती। वो परेशान होते हैं, पूछते हैं भई कहाँ गई? वो कहते हैं कि कहीं गई है मुझे बता कर नहीं गई। वो इस पर परेशान हो जाते हैं कि भई बताए बगैर हमारी बेटी कैसे जा सकती है? ऐसी तो तरबियत नहीं थी उसकी। अच्छा अब ये कहते हैं कि जब आएगी तो मैं आपको बता दूँगा। फिर अगले दिन उनका फ़ोन आता है और ये बताता है कि आपकी बेटी तो बड़ी ही गलत निकली। वो अपने कज़न असलम के साथ भाग गई है। इनके माँ-बाप परेशान हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बेटी ऐसी हरगिज़ नहीं। 2 बच्चे हैं उसके, तुमसे मोहब्बत करती थी, वो कैसे जा सकती है? वो असलम को फ़ोन करते हैं जो इनका कज़न ही है, रिश्तेदार ही है। असलम कहता है कि ऐसा तो हरगिज़ नहीं, मैं अपने घर में हूँ, आप आ जाइए। अब वो परेशान होते हैं, दोबारा इसको कहते हैं, इसके घर आते हैं, इसके घर में देखते हैं, इसे कहते हैं बताओ सही से हमारी बेटी कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? तो वो कहता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी बेटी जो है वो भाग गई है। अब यहाँ पर इनके वालिद जो है उनको शक हो जाता है। वो कहते हैं कि मामला जो है ये इतना सीधा नहीं है। वो जाते हैं पुलिस के पास, वहाँ पे जाके एफआईआर कटवाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी जो है उसकी शादी जो है उन्होंने बताया 5 साल पहले हुई और उसके बाद जो है ये उससे उसके 2 बच्चे हुए। अब उसका 3 दिन से कुछ पता नहीं चल रहा और हमें नहीं मालूम कि हमारी बेटी कहाँ है और उसे बाजियाब कराया जाए। उसके ऊपर उसके शौहर ने इल्ज़ाम लगाया है लेकिन वो बाकिरदार है। अच्छा पुलिस जो है वो हरकत में आती है, फ़ौरन ही आती है, इसके शौहर से पूछ-गिछ करती है, कुछ मालूम नहीं होता, फिर उसका कॉल डाटा रिकॉर्ड निकालती है। ये जो कॉल डाटा रिकॉर्ड होता है ना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर इसके कॉल डाटा रिकॉर्ड से पता लगता है कि इसके फ़ोन में तो सिर्फ़ 4 लोगों के फ़ोन हैं, इसके माँ, बाप, भाई और इसका शौहर। 5वाँ कोई बंदा ही नहीं।
तो ये इल्ज़ाम कि असलम नामी शख्स से इसका कोई भी राबिता था, वो तो बिल्कुल ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो है और तरीके देखती है, कुछ सीसीटीवी कैमरा में इस शख्स की मशकूक कुछ मूवमेंट नज़र आती हैं, रात गए, मोटरसाइकिल पर निकलना और उसके बाद कहीं का रुख करना, हाथ में पीछे रखी हुई एक बोरी का होना और ये तमाम चीज़ें जो है उसे मशकूक बनाती हैं। उसे जब पकड़ते हैं, थोड़े उसको छित्तर वगैरह लगते हैं, तो पता लगता है कि इस शख्स ने अपनी बीवी को मार डाला है। मारने के बाद उसने इसको दरिया में बहा भी दिया। अब पता लगता है कि इसको अपनी बीवी पर हो गया था शक। ये कहता है कि ना वो मुझे वक़्त देती थी, ना कुछ और। लेकिन फिर वो कहता है कि एक दिन मैंने एक ऐसी चीज़ देखी कि जिसने मुझे हिला दिया और मैं समझ गया कि अब मेरी नहीं रही। आखिर वो क्या था? मर्द है ना, शक। जी हाँ। इनका रिश्तेदार असलम इनके घर आता है और खाना-शाना खाते हैं, बातचीत होती है, वो चला जाता है। फिर वो कहते हैं कि एक दफ़ा फिर असलम आया। उस दिन मुझे कहीं जाने की जल्दी थी, मेरे जाने के बाद भी वो इधर बैठा रहा। तब मुझे थोड़ा अजीब-सा लगा कि उसको भी मेरे निकलने के साथ चले जाना चाहिए था। तीसरी बार वो कहता है कि जब मैं ऑफ़िस से आया तो असलम फिर आया हुआ था। अब मालूम होता है कि असलम दरअसल यहाँ पर कुछ अरसे के लिए आया था, अपनी इस बहन से उसको बड़ा प्यार था, वो इसको बहन समझता था और वो 2-3 बार जो भी आया था, तो एक बार मिठाई लेकर आया था, दूसरी बार वो कुछ तोहफ़े लेकर आया था, तीसरी बार वो उसको ही मिलने आया था, लेकिन उस दिन वो घर पे नहीं था। वो कहता है जिस दिन मैं ऑफ़िस से आया, वो आया हुआ था और वो मेरी बीवी के साथ हँस के बातें कर रहा था और मेरी बीवी उसके आगे चाय, चीज़ें इसी तरह रख रही थी, जिस तरह किसी ज़माने में वो मेरे लिए रखा करती थी। ये चीज़ उसके ज़हन में कहीं अटक गई। जब वो चला गया, बीवी से इसने लड़ाई की। बीवी ने आके गुस्से में आकर बोला कि तुम कैसी बेशर्मी की बातें करते हो, वो तो मेरा भाई है, तुम्हारा ही पूछने आया था। फ़ोन उसके पास नहीं था नंबर तुम्हारा या शायद उसका नंबर मिल नहीं रहा था, तो उसने तो मेरा नंबर तक उसके पास नहीं। अच्छा ये बात उसके कॉल डेटा रिकॉर्ड से भी साबित हुई कि उसके पास नंबर नहीं था। वो कहती है वो आया और मैंने चाय पूछ ली तो वो चाय के लिए बैठ गया, वरना शायद मुझे पता होता कि तुम्हें बुरा लगेगा, मैं उसे बिठाती भी ना। लेकिन ये गुस्से में आ जाता है और मानने को तैयार ही नहीं होता। दोनों के दरमियान खूब लड़ाई होती है, इससे गुस्सा आता है और ये कहता है कि गुस्से में मैं बर्दाश्त ना कर पाया, मैंने इसका गला दबा दिया। ये मर गई। उसके बाद मैंने इसको बोरी में डाला, मुझे कुछ समझ ना आई, मैंने इसको दरिया में बहा दिया। अगले दिन इसके वालिदैन आए, मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा कहीं गई भी है। फिर मैंने पूरी कहानी घड़ ली और मैंने उनसे कहा कि असलम के साथ भाग गई है। लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के 1 दिन को तवाल का, पकड़ा ही जाता है। और इस खातून की लाश जो है जब इसको ढूँढा जाता है, तो फिर ये लाश कहाँ से मिलती है? ये लाश जो है खातून की बहुत ही दूर से दरिया से मिलती है। ये बेसिकली ये वाक़या जो है जब नहर का पानी था, तेज़ था और इस लाश को वो बहाकर बहुत दूर चिनियोट में ले गई थी ये पानी की लहरें और उसके बाद जब ये लाश वहाँ से मिलती है बेसिकली मिलती वहाँ से नहीं है बल्कि बताया जाता है वहाँ पर कि एक नामालूम लाश खातून की मिली थी। फिर कब्र-कुशाई और फिर जब चेक किया जाता है तो ये वही होती हैं खातून और उसके बाद इस शख़्स को जो है गिरफ़्तार किया जाता है और अब इस वक़्त वो जेल में है। और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वो जारी है, लेकिन खालदा जो है वो अपनी जान से गई। वो जो ये सोचती थी कि मैं दूसरी बीवी हूँ और मैं वो गलती नहीं करूँगी जो पहली ने की। दरअसल वो गलती नहीं थी, वो उसकी ज़िम्मेदारियाँ थी जिन्हें वो निभा रही थी और ये एक गैर ज़िम्मेदार और एक बुरा इंसान ज़िम्मेदारियों को गलत रंग देता रहा, सिर्फ़ अपनी ज़ात को तस्कीन देने के लिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।